देन आपका क्वेश्चन नंबर 2.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सी भी चीज़ प्रिसाइज होती है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी अगर उसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। ठीक है, अगर आप वर्नियर कैलिपर की बात करें तो मेन स्केल डिवीजन MSD, वर्नियर स्केल डिवीजन VSD, इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है, कम से कम कितना डिफरेंस होता है, ये इसका प्रिसीजन है। दो चीज़ आपस में कितना क्लोज होती है एक दूसरे के, दैट इज़ योर प्रिसीजन। ठीक, तो इसीलिए लीस्ट काउंट वो फैक्टर है जो कि प्रिसीजन डिटरमाइन करता है। अब ए पार्ट में आपसे बोल रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल मतलब आपकी वर्नियर स्केल जो कि खसकती है। आपको मैं एक वर्नियर कैलिपर का फोटो दिखाता हूँ। देखिए आप, ये ऊपर वाली ये है आपकी मेन स्केल और नीचे स्लाइड करने वाली वर्नियर स्केल। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि 20 डिविजन्स इज इक्वल टू क्या, तो आप जनरली क्या करते हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स को इक्वल टू 1 लेस मेन स्केल डिवीजन के लिखते हैं। ठीक, जनरली NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD। यहाँ पर इन्होंने 20 डिविजन्स ऑन स्लाइडिंग स्केल बोला है, इसके आगे कुछ भी नहीं बोला। अगर ये बोलते ऑन अ स्लाइडिंग स्केल इज इक्वल टू 25 डिविजन्स ऑन मेन स्केल तो हम सोचते, पर इन्होंने कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप क्या कर लेंगे, 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, मेन स्केल डिवीजन में एक कम। और आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी, जैसे ये जो आपकी वर्नियर स्केल है इसमें देखिए आप 10 ये कोइंसाइड कर रहा है इस 9 से। ठीक है, देखिए लगभग जो 10 है वो 9 से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इस स्केल के हिसाब से 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD होता, तो इन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव करा NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD। अगर यहाँ पे 40 VSD होते तो ये 39 MSD के इक्वल होता। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ये याद करना होगा। आपकी आप लैब मैनुअल में देखिएगा, उसमें ये दिया है लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल के लिए इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ऑब्वियसली क्योंकि MSD बड़ा है इसीलिए पहले आएगा। अब 1 VSD क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपने 1 VSD इज इक्वल्स टू लिख दिया 19 माइनस 20 MSD। ठीक, तो यहाँ पे 1 MSD माइनस 19 माइनस 20 MSD। ठीक है, अब आप लिखें ना लिखें की बात है, इसकी स्केल आपके स्केल जैसी होती है, यूनिट सेंटीमीटर में होते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 19/20 मतलब 1/20। ये आपका हो गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, ये है आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं, स्क्रू गेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। पर आपको डेटा दिया है तो इस डेटा की मदद से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा लीस्ट काउंट निकाल के कि सबसे कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है कंपेयर करके। चलिए अब हम बी वाला करते हैं, स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ये आपका होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। ये चीज़ भी आपके लैब मैनुअल में दे रखी है, एक बार आप देख लीजिएगा। अब पिच कितना दिया है आपको 1 mm, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स यूनिट लेस 100, तो ये आपको मिल रहा है 0.01 mm। अब इसको आपने करा सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 0.001 सेंटीमीटर। ये आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, तो 0.01 mm इज इक्वल्स टू 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर कम है, इसीलिए स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है। अब एट लास्ट आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लीस्ट काउंट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। इसमें अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा इट इज़ ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप एक बार EM स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा, वहाँ पर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब दे रखा है, वहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका ऑर्डर 10⁻⁵ समथिंग ऐसा रहता है। तो अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 10⁻⁵ मतलब 0.00001 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा प्रिसाइज क्या हुआ आपका डिवाइस मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उसका आंसर क्या होगा C। देन 2.7, a student measures the thickness of a human hair
By looking at it through a microscope of magnification 100, he makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate of the thickness of hair? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है 100, मतलब सीधी सी बात है आपकी एक्चुअल थिकनेस इस 3.5 mm से कम होगी, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ जिसका मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स है तो जाके आपको 3.5 mm की दिख रही है। इट इज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हियर ऑब्जर्व थिकनेस जो कि 20 रीडिंग्स के बाद इसको मिली वो कितनी है 3.5 mm, और एक्चुअल थिकनेस आपको निकालनी है। मैग्निफिकेशन आपको दिया है 100, तो ये 3.5 mm इससे बड़ा है एक्चुअल थिकनेस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए, ऑब्जर्व थिकनेस अपॉन एक्चुअल थिकनेस। ठीक, इस तरह से इसको सोचिएगा आप। तो ये कितना हो गया 100, 3.5 अपॉन 100 मतलब 0.035 mm। इतनी छोटी चीज़ थी असल में जो कि आपको 3.5 mm की दिखी मैग्नीफाई करने के बाद। Then 2.8, answer the following. You are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of a thread? ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद कीजिए, आपको 10th क्लास में आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में आया था मेंसुरेशन में। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें समझना है। इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसको देख के वो समझाता हूँ। देखिए आप मान लीजिए कि जो थ्रेड इन्होंने बोला है ये असल में आपका ये है गोल्डन वायर। ठीक है, लेट दिस वायर बी योर थ्रेड। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, एक लंबी सी रॉड पर लपेट रहे हैं इस तरह से। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसका डायमीटर निकालते तो ये बहुत छोटा सा रहता इस तरह से। आपने इसको लपेट दिया है तो इसके जितने भी डायमीटर्स आए हैं नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, उससे इसकी लेंथ आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक, ये आपका डायमीटर, ये आपका डायमीटर, ये आपका डायमीटर, ऐसे क्या है नंबर ऑफ डायमीटर्स है मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है मीटर स्केल, तो आप क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इसको मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आप काउंट कर लेंगे, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए ये असल में क्या है, आपका सिलेंडर है इस तरह का, ये आपका होता है r योर रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर d। ठीक, ऐसा आप करते आए हैं मेंसुरेशन में। तो ऐसे कितने सारे सिलेंडर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर्स इज योर लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो हियर रैप द थ्रेड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड, आफ्टर दैट मेजर द लेंथ विद मीटर स्केल। ठीक, ये आपके काम आ गई। देन डायमीटर, या लिख दीजिए देन वी हैव डायमीटर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू लेंथ। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। इस तरह से आप इसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आप लिखिएगा, ये इसका आंसर है। Then B part, a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है लीस्ट काउंट 1 mm, तो 1/200। अब वो ये बोल रहे हैं कि क्या हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ा के। चलिए आप मान लीजिए यहाँ पे 1/200 इसका लीस्ट काउंट था, इन्होंने इसको 1/2000 कर दिया, अच्छा खासा बढ़ा दिया। तो थियोरेटिकली देखा जाए तो एक्यूरेसी आपकी बराबर बढ़ेगी। 1/200 को 1/2000 करने पर ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी थियोरेटिकली। पर आप सोचिए 1/2000 में आपको 4th डेसिमल प्लेस की रीडिंग मिलेगी जिसको आप देख नहीं सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप स्क्रू गेज यूज़ करते हैं तो हद से हद 3rd डेसिमल प्लेस की रीडिंग रीड कर सकते हैं, पर 4th डेसिमल प्लेस तो ज़्यादा हो जाता है।
आप ऐसा देखिए, आपको एक रीडिंग दे रखी होती है, आप ये हटा दीजिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक रीडिंग दी है 0.002 सेंटीमीटर और एक दी है आपको 0.0002 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग को आप फिर भी विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसको कैलकुलेट करने में एरर क्रिएट हो जाएगा विच यू कैन कॉल अ ह्यूमन एरर। तो ये सिचुएशन थियोरेटिकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑन गोइंग प्रैक्टिकली ह्यूमन मेड एरर्स कैन बी क्रिएटेड। तो इसमें आप लिखिए ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट theoretically, but practically it is not possible to increase the accuracy by this approach, as doing so will create human made errors। इतना आप लिख देंगे सफिशिएंट है। Then C part, the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन का आंसर है, और ये आप भी जानते हैं जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतना एरर कम क्रिएट होगा। आप देखिए, आपके पास एक रीडिंग है 5, अब आपने क्या करा, 5 मेजरमेंट्स लिए, तो 5 मेजरमेंट्स लेने पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस तरह से है 5.1, ठीक है। 25.5 आपको मिलती, डिवाइडेड बाय आप 5 करते तो ये 5.1 मिलती, जो कि इसके क्लोज है। अब आप देखिए, आपने 5 मेजरमेंट्स की जगह 100 मेजरमेंट लिए, तो इसमें भी आप देखिए जैसा आपका सेकंड क्वेश्चन था, आपको हद से हद फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक एक वैल्यू मिल रही थी। अगर आप 100 मेजरमेंट्स लेंगे तो आपको सेकंड डेसिमल प्लेस तक कुछ वैल्यू मिलेगी इस तरह से। इसमें आप चाहते तो उसको इग्नोर भी कर देते, पर इसमें तो आपको डेफिनेटली सेकंड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निश्चित ही मिलेगी। तो इस तरह की रीडिंग में एरर कम होने के चांसेस हैं। अगर आपके पास एरर 4% है और आपके पास एक जगह एरर 0.4% है, तो एरर किस चीज़ में कम है? ऑब्वियसली 0.4% में। तो 0.4% आपको मिलेगा अगर आप रीडिंग ज़्यादा लेंगे, आपकी रीडिंग इस ऑर्डर की होगी तो, ठीक। तो आपको ये सब करके नहीं आना है, ये आपके समझने के लिए था। इसका सिर्फ आंसर इतना लिख दीजिए आप, 100 सेट ऑफ मेजरमेंट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर्ड टू 5 measurements because errors in the case of more measurements are comparatively less than in the case of less measurements। जितने ज़्यादा मेजरमेंट उतना अच्छा रिजल्ट, ये इसका आंसर है। Then 2.9, the photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? ये भी इजी क्वेश्चन है, अभी हमने रिसेंटली किया था एक क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का, आपने देखा था मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आपको निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन और आपको दे रखा है क्या, एक्चुअल एरिया और मेजर्ड एरिया। तो आप क्या करिए, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया निकाल लीजिए। आपको इसमें भी कुछ नहीं दिया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, आपका एरियल मैग्निफिकेशन या एरिया मैग्निफिकेशन या तो मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया मतलब कि 2D 2 डायमेंशन और लीनियर मतलब कि 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन कब होगा, जब इसका अंडर रूट लेंगे। अब अगर घर ऐसा होता कि उसकी एक दीवार कर्व्ड रहती, सर्कुलर शेप में होती, तो फिर हम सोचते, पर इन्होंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक। देखिए वो करके दिखाता हूँ मैं, आपको जो दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। आपको पहले क्या दिया है, एक्चुअल एरिया ऑफ अ हाउस, ये है आपका 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 35 mm कुछ काम का नहीं है, ये आपकी फिल्म की स्लाइड रहती है, पहले के जो कैमरा आते थे उसके अंदर फिल्म आती थी, वो है ये। इन जनरल इन्होंने बताया है नॉलेज के लिए। उसके बाद मेजर्ड एरिया या एरिया ऑन स्क्रीन, मतलब ये क्या है, आपका बनाया हुआ है। एक्चुअल एरिया आपका ये है, ये एक तरह से मेजर्ड एरिया है।
तो ये है 1.55 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा आप, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर मीटर स्क्वायर है, तो इधर आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए मीटर इंटू मीटर, मतलब 1.55 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका एरियल मैग्निफिकेशन ये आपका हो जाएगा एरिया ऑन स्क्रीन या मेजर्ड एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। तो 1.55 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 1.75। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ये आपका हो जाएगा √ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका आप √ करेंगे तो सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये अप्रोच लेके आप चल रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए फॉर्मूला अलग से बुक में कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे भी आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो ये आपको मिल रहा है √, तो ये मिल गया आपको 94.11। ये आपका आंसर है। देन 2.10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो मेरा लेक्चर है उसको देखिए। उसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उनकी थ्योरी भी पढ़ाई है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर इस क्वेश्चन में भी मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा और मैंने थ्योरी साइड में लिख दी है, कॉपी पेस्ट कर दी है। ये आपके NCERT टेक्स्ट से है, इसको हम देखे इन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 0.007, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपको बताना है। अब आप देखिए 0.007, इसमें आपको पहले के 3 0 काउंट नहीं करने हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द zeros ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर लेस देन 1 है मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ये डेसिमल में है 0.5, 0.4 समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जितने भी जीरोस आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका 2 एक नंबर है, इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं, डेसिमल के पहले भी डेसिमल के बाद में भी, राइट और लेफ्ट दोनों, इनको आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये डेसिमल के राइट में भी है, डेसिमल के लेफ्ट में भी है, तो ये तीनों काउंट नहीं होंगे। तो इसका SF कितना हो जाएगा, 1। ठीक, ये रूल के मुताबिक इसका आंसर होगा। देन बी पार्ट 2.64 इंटू 10⁻24, ये भी इजी है, इसमें आपका ये वाला रूल फॉलो होगा, इसके जस्ट बाद वाला। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0। ये क्या लिखा है, 2.64 इंटू 10⁻24, मतलब 264 0 0 0 0, ऐसा करते करते 21 0। तो यहाँ पर आप देखिए 264, ये 3 डिजिट हैं। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जितने भी जीरोस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब किसी काम के नहीं हैं। तो इसका SF कितना हो जाएगा, 3। सिर्फ 264 ये पूरी चीज़ आपकी काम की है। मैं इसके पास में लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ इसको। इसका SF है, ठीक, यहाँ मिटा देता हूँ मैं। देन सी पार्ट 0.2370। अब इसमें भी यही है, पॉइंट आ रहा है तो आपका ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन 237 इसके बाद जो 0 आएगा ये काउंट होगा। तो इसमें 237 ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी काउंट हो जाएगी। जैसे आप इसमें देखिए, यहाँ पे 3.500 है आखिरी रूल में, तो 0.500 में आपके आखिरी के दोनों 0 भी काउंट होंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले नहीं होते हैं, पर डेसिमल में नंबर आ रहा है उसके राइट में जो भी जीरोस आ रहे हैं वो पूरे काउंट होंगे। उसी तरह यहाँ पे 6900 में भी आपके ये दोनों जीरोस काउंट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये आखिरी वाला 0 भी काउंट होगा। ठीक, तो SF क्या हो गया इसका, 4। तो इसका SF है 4। देन डी वाला तो बहुत ही ईजी है, देख लीजिए आप, 6.320, तो 632 ये 3 तो हो गए, पर पॉइंट क्या 0 आ रहा है, वही आपका आखिरी वाला रूल। तो इसका SF भी क्या हो जाएगा, 4। अभी जस्ट हमने किया। फिर 6.032, अब ये 0 किसके बीच में आ रहा है, 2 नंबर से बीच में आ रहा है। तो देखिए आप, सेकंड रूल, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेदर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। तो सेकंड रूल काम आ गया। तो इसका SF भी क्या हुआ,
ज़ीरो अगर बीच में आता है यहाँ पे और उसके आसपास क्या है, नंबर्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होता है। अब आपका आखिरी वाला रूल के जैसा ही है, शुरू के 4 ज़ीरो हटा दीजिए, उसके बाद 6 ज़ीरो 3 2 ये पूरा काउंट हो जाएगा लास्ट वाला रूल। तो एस एफ क्या हो गया, 4। तो 1 3 4 4 4 4 ये सब इसके आंसर्स हैं।